अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स कोचिंग। तो फ्रेंड्स, ये है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 पार्ट सेकंड और हम इसमें पढ़ने वाले हैं गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। तो आई होप कि आपने खुद से रीडिंग कर ही ली होगी। चलिए बुक की तरफ। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। इस व्यवस्था यानी साम्यवादी व्यवस्था में जो इस नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया था जो उस पर, और ये जो है सब लोग सत्तावादी होते चले गए थे, पूरा शासन जो है सत्तावादी होता चला गया था, उसी को सुधारना चाहा। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। यानी वो कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे कि हमने पिछले उसमें पढ़ा कि वहाँ पर पार्टी की संस्था लाई गई और जो धुरी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, तो वो उसके महासचिव यानी सबसे बड़े पद पर बैठे। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। पश्चिम के देश यानी अमेरिका के देश, जैसे कि हम सब जानते हैं, सूचना और यानी कि कम्युनिकेशन और इंडस्ट्री के जो है क्षेत्र में जो है काफ़ी जंगी पैमाने पर विकास हो रहा था। सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, मतलब संबंध को अच्छे बनाने, यानी थोड़े संबंध लेवल पे आ जाए, बैलेंस हो जाए, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियां नहीं जिनका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था। मतलब ऐसे भी अंजाम निकले, ऐसे नतीजे निकले जिसका आप और हम यानी किसी को भी अंदाजा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे, जैसे कि हम सब जानते हैं। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह की हस्तक्षेप नहीं किया जैसे अतीत में होता है। मतलब उस तरह का उन्होंने जो है वो मतलब के लोगों को डराया धमकाया नहीं जैसा कि पहले होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिरती गई। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हुई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जिन नेताओं को कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का पूरे देश पर शासन था, उन्हीं को वीआईपी प्रोटोकॉल प्राप्त था, तो वो क्यों चाहेंगे कि हमारा ये सब हमारे हाथ से जाए, तो उन लोगों ने विरोध किया। अब आगे पढ़ते हैं। 1991 में तख्ता पलट भी हुआ। तख्ता पलट यानी कि जो फौज वगैरह जो अचानक से बगावत कर देती है, मतलब सोवियत उनका जो है एक बार तख्ता पलट भी करवाने की कोशिश की गई। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। देखा फ्रेंड्स, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो नहीं चाहते थे कि वहाँ पे कुछ भी बदलाव आए, जैसा चल रहा है उनका चल रहा है, उनकी हुकूमत है वैसे चलता रहे, तो उन्होंने उनका जो है साथ दिया। आगे क्या है कि लेकिन तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। मतलब कि फ्रेंड्स, वो पुराने वो लोग जान चुके थे कि आज़ादी कैसी होती है, आज़ादी किस चिड़िया का नाम है, कितनी अहम होती है आज़ादी। तो वो जो है दोबारा जो वो कम्युनिस्ट पार्टी की जो एक काफ़ी घुटन वाला जो शासन था, हर चीज़ सरकार के हाथ में, आपके अपनी ना पर्सनल प्रॉपर्टी है न किसी चीज़ में आपकी पर्सनल कोई चीज़ है, तो वो अब दोबारा उसमें नहीं जाना चाहते थे। उस शासन को दोबारा अपने ऊपर लागू नहीं करवाना चाहते थे। येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। येल्त्सिन एक नए लीडर का नाम हमने पढ़ा, तो आगे हम इनके बारे में आई थिंक अच्छे से है बुक में नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगी, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। उन्होंने जो है तख्ता पलट के विरोध जो तख्ता पलट हुआ कि वो इससे क्या जाहिर होता है, इससे जाहिर होता है कि वो सुधारों के जो है पक्ष में थे, विपक्ष में नहीं थे, बल्कि जो लोग विपक्ष में थे उन्होंने उसका विरोध किया और वो एक लीडर के रूप में जो है उभरे। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। रूसी गणराज्य में आप लोगों ने जो है केंद्रीकृत, और ये जो है ये बोरिस येल्त्सिन साहब ने जो है केंद्रीकृत यानी जो राज्य का जो नियंत्रण था, हर चीज पर सरकार का जो नियंत्रण था,
केंद्र का नियंत्रण था उसको मानने से इनकार कर दिया कि अब ये सब नहीं चलेगा, प्लीज इसमें चेंजिंग लाओ। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। मतलब जो ज्यादा जो है यूरोपीकृत मतलब यूरोप की तरफ थे, यूरोप से मुतासिर थे या यूरोप के ज्यादा करीब थे, तो वो अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट यानी संप्रभु मतलब अपने आप को थोड़ा दूसरों से ज्यादा बढ़ के मानते थे। इसलिए जो है ऐसा खासकर उन्हीं देशों में हुआ। मतलब इस किस्म की बगावत जो है उन्हीं देशों में हुई। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। मतलब लोगों को हैरत हुई। लोग सोचते होंगे वहाँ के कि अगर सबसे पहले कहीं पर क्रांति आई तो मध्य एशियाई गणराज्यों में आएगी, लेकिन उन्होंने तो मतलब वो तो ठंडे पड़े थे, वो सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। उन्होंने किसी किस्म की कोई स्वतंत्रता की मांग नहीं की। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि मध्य एशियाई में कौन से महान देश आते हैं जो चाहते थे कि उन पर वैसा ही शासन होता रहे। तो मध्य एशियाई गणराज्यों के कुछ देशों का नाम मैं आपको लिखवा देती हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो पहला देश है कजाकिस्तान, दूसरा उज्बेकिस्तान, तीसरा किर्गिस्तान, चौथा ताजिकिस्तान और पांचवा तुर्कमेनिस्तान। तो ये पांचों देश थे। मतलब और भी देश होंगे, लेकिन खासकर ये देश जो थे ये मध्य एशियाई देश थे। इन्होंने किसी किस्म की कोई मांग नहीं की, वो सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। मतलब काफ़ी ठंडे मिजाज के लोग थे। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने 3 बड़े गणराज्य यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। मतलब के फ्रेंड्स 1991 के दिसंबर में ये बात जो है नोट करने वाली है कि सोवियत संघ की जो है वो अंत में जो है अंत की घोषणा में कौन सी तारीख को की गई अंत की घोषणा और कौन से 3 गणराज्यों ने, ऐसा पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। बिकॉज ऑब्जेक्टिव यहीं से आते, इसलिए हम कोई भी लाइन स्किप नहीं करते ताकि हमारा कुछ भी ना छूट जाए। तो 1991 में जो है उसके अंत की घोषणा कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परवर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवादी तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। मतलब चेंज करके उन्होंने पूंजीवादी यानी जो अमेरिका के साइड में हो रहा था उसको अपना आधार बना लिया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट गठन बाकी गणराज्यों खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। मतलब कि ऐसा हुआ, ऐसा अचानक से लोग सोचते नहीं होंगे कि इतना बड़ा ये टूट जाएगा, लेकिन वो टूट चुका था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। मतलब उन्होंने अभी वो किसी साइड गए नहीं थे और एकदम से ये सोवियत संघ के साथ ही थे और सोवियत संघ खत्म हो गया तो ये बाहर थे अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया, इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बना दिया गया। मतलब आप देख रहे हैं आगे क्या क्या हो रहा है। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। मतलब वो सोवियत संघ के बाद उसको मेन मतलब उसकी सीट पे वो बैठेगा, यानी कि उसको मेन वो माना गया, मेन राज्य माना गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी अब उन सब को निभाने का जिम्मा रूस पर था। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। तो फ्रेंड्स ये सारी बात जो है याद करने वाली हो गई कि सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट रूस जो है एक ऐसा देश है जिसे सुरक्षा परिषद में जो है सोवियत संघ की सीट जो है रूस को मिल गई। और वो एकमात्र इतने सारे देश थे सोवियत संघ में, पर वो एकमात्र देश है रूस जिसे जो है वीटो पावर है, मतलब जिसे जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश का भी दर्जा मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वे दफन हो चुका था। मतलब अब रूस आ गया उसकी जगह। और देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने छोड़ा था तो इसके यहाँ पर जो है एक तरह बातचीत दी गई है कि लोग किस तरह परेशान थे कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारों से और किस तरह लोग उनको जवाब देते थे, ताने भी मारते थे। तो देखिए क्या लिखा है। कम्युनिस्ट पार्टी का
एक अधिकार मॉस्को से रवाना हुआ और सामूहिक खेती के एक फार्म पर आलू की पैदावार को दर्ज करने के लिए पहुंचा। मतलब सामूहिक खेती यानी कि आप समझ रहे होंगे वही जो सरकार के अंडर में थी, निजी नहीं थी किसी की वो खेत। किसान साथी, इस साल की पैदावार कैसी रही? अधिकारी ने पूछा। ईश्वर की कृपा से आलू के पहाड़ लग गए हैं, किसान ने बताया। लेकिन ईश्वर तो होता ही नहीं, अधिकारी ने उनकी बात काटी। तो फिर आलू के पहाड़ भी नहीं होते, किसान ने जवाब दिया। मतलब कहा कि इतनी खराब व्यवस्था हो रही है कि आलू कहाँ से पैदा होंगे, आलू के पहाड़ कैसे लग जाएंगे। तो मतलब एक तरह का तंज मारा था। इधर ये जो है आगे फ्रेंड्स इन सारे नेताओं के बारे में जिनके बारे में हम नहीं पढ़ा तो इनके बारे में आएगा आगे, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। वैसे यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ होती है, ये इनकी मरण डेट होती है, और फिर ये जो है उनकी मतलब कि किस सन से उन्होंने जो है शासन करना स्टार्ट किया और किस सन में ख़त्म किया वो होता है। तो इस तरह हमने देखा जो आज हमने पढ़ा कि किस तरह जो है सोवियत संघ ख़त्म हो गया, उसका उत्तराधिकारी जो है रूस बना, उसको जो है सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट दी गई, वो परमाणु शक्ति संपन्न एकमात्र देश बना सारे देशों में। और जो है हमने यही सब पढ़ा कि किस तरह मतलब कि सब साम्यवादी को छोड़कर पूंजीवादी में यानी अमेरिका से लोग प्रभावित मतलब इम्प्रेस हो गए थे लोग अमेरिका से। तो फ्रेंड्स आज का तो टॉपिक हो गया, अब हम कल जो है आगे पढ़ेंगे। तो आप खुद से रीडिंग करते रहिए और जो है 11th क्लास की भी जो है बुक पढ़ते रहिए, बिकॉज 11th क्लास से भी बहुत कुछ आता है। और 11th क्लास की बुक आई थिंक वैसे अगर मतलब अगर ना भी आए एग्ज़ाम में तो वो हमारी दैनिक जीवन के लिए जो है वो काफ़ी मतलब हमारी पर्सनली हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है, बिकॉज उसमें जो है हमारे संविधान के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। अगर हमने बचपन में कई ऐसी बातें हम भूल जाते हैं, तो अगर हम 11th क्लास की बुक पढ़ते हैं तो सारी बातें ताज़ा हो जाएंगी और हमें अपने मतलब हमारे क्या अधिकार हैं, क्या हमारे मतलब राइट्स हैं और क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, सब के बारे में बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर जाके जो है 11th क्लास की भी बुक साथ साथ में शुरू कर दें। कुछ ख़ास नहीं, अगर आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। इसको भी पढ़ें उसको भी पढ़ें, बहुत सारा वक्त है, पढ़ना ही है हमें क्योंकि अभी हम स्टूडेंट हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। और फ्रेंड्स हाँ, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।